प्रिय विद्यार्थियों, बीए द्वितीय वर्ष में आज हिंदी साहित्य की इस कक्षा में हम प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत काव्य दोषों पर चर्चा करेंगे, यानी काव्य दोषों को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं काव्य में दोषों की स्थिति क्या है। संस्कृत साहित्य के काव्य शास्त्रियों ने काव्य का स्वरूप लक्षण निर्धारित करने के लिए उसे प्रथमतः शब्दार्थौ काव्यम अथवा शब्दार्थौ सहितौ काव्यम कहा, किंतु कालांतर में उसे और अधिक स्पष्ट करने के लिए उन्होंने उसके साथ कुछ विशेषण भी जोड़ दिए, जिनमें काव्य की निर्दोषता, गुणपरकता और आलंकारिकता पर विशेष बल दिया। आचार्य मम्मट के काव्य लक्षण में इनका उल्लेख हुआ है, जिसमें काव्य की अदोषता को उसके लक्षण का प्रथम अंग माना गया है। तद दोषौ शब्दार्थौ सगुणालंकृति पुनः क्वापि, अर्थात अदोष, सगुण और कहीं कहीं अलंकार युक्त शब्दार्थमयी रचना को काव्य कहते हैं। काव्य के लिए जिस अदोष पद का प्रयोग किया गया है वह पूर्णतः दोष के अभाव का वाचक नहीं कही जा सकती, क्योंकि विधाता की दृष्टि में ऐसा कोई भी व्यक्ति अथवा पदार्थ नहीं है जो सर्वथा दोष मुक्त हो। हर तरीके से कहीं न कहीं कोई दोष तो पाया ही जाता है। यह संपूर्ण जगत गुण दोषमय है। गुण भी विराजमान है लोगों में और दोष भी, यानी दोनों ही चीज़ें अगर एक है तो दूसरा स्वाभाविक तरीके से है ही जो है, किंतु उन दोनों की मात्रा में अंतर हो सकता है कि गुण वाली चीज़ें अधिक हों, दोष वाली कम हो, या दोष वाली अधिक हो, गुण वाली कम हो। अतः मम्मट द्वारा प्रयुक्त अदोष पद को भी ईषत् यानी अल्प अथवा थोड़ा दोष के अर्थ में ही ग्रहण किया जाना चाहिए। काव्य के दोषों को लेकर सभी आचार्यों ने उनकी काव्यगत विद्यमानता को बुरा कहा है, क्योंकि काव्य के रस स्वाद में इनसे बाधा उत्पन्न होती है। और ये बात सत्य भी है कि अगर किसी में भी किसी भी प्रकार का अगर दोष होता है तो उसके सौंदर्य में कहीं न कहीं जो है उसका प्रभाव जो है पड़ता ही है। यदि हम आचार्य दंडी को देखते हैं तो उनकी स्थिति क्या है कि आचार्य दंडी ने उन्हें काव्य पुरुष के सुंदर शरीर में श्वेत कुंठ के चिन्हों के समान माना है। उन्हें काणाद्विता भी कहा गया है। जिस प्रकार काणत्व जो है आँख का कानापन यानी मुख के सौंदर्य की जो छटा है उसको घटा देता है, उसी प्रकार जो है काव्य के दोष भी काव्य के शरीर यानी शब्द और अर्थ तथा काव्य की आत्मा यानी रस और ध्वनि के मार्ग में अवरोधक बनते हैं। दोषों के कारण काव्य रस में पड़ने वाली कौन कौन सी विघ्न बाधाएं हैं, इनको देखते हैं तो ये हमें मुख्य रूप से 3 प्रकार की दिखाई देती हैं। एक, आस्वाद में अवरोध उत्पन्न करने वाली। दूसरी है आस्वाद में विलंब लाने वाली। और तीसरी बाधा है इसमें पड़ने वाली आस्वाद का विध्वंस करने वाली। काव्य दोषों के अब हम देखते हैं भेद और प्रकार कितने हैं और ये किस प्रकार से
आते हैं। आचार्य भरत मुनि ने अपने नाट्यशास्त्र में दोषों के 10 भेद स्वीकार किए हैं या माने हैं। वो 10 दोष जो हैं, यहाँ से यहाँ तक ये 10 जो है दोष उन्होंने बताए हैं। गूढ़ार्थ, अर्थांतर, अर्थहीन, भिन्नार्थ, एकार्थ, अभिन्नतार्थ, न्यायदपेत, विषम, विसंधि, शब्दच्युत। इस प्रकार से ये जो हैं 10 प्रकार के हैं। भामा ने उनकी संख्या 21 कर दी तो दंडी ने उसे पुनः 10 की संख्या तक लाने में सफलता हासिल की, या वो 10 की संख्या तक ले आए। वामन ने काव्य दोषों को 4 वर्गों में विभक्त किया है, उन्हें 20 की संख्या में केंद्रित किया। अंत में हम देखते हैं कि काव्य दोषों का विवेचन मुख्यतः 3 भेद दृष्टियों से करना ही युक्ति संगत प्रतीत होता है। सारी चीज़ों का यदि हम नकार देते हैं और एक स्थिति में आते हैं तो हम इन्हें 3 रूपों में जो है, यानी 3 तरीके से जो है इनका विभाजन हम देख सकते हैं कि इनके भेद 3 ही हैं। एक है शब्द दोष के आधार पर, दूसरा है अर्थ दोष के आधार पर, और तीसरा है इसका भेद जो है वो रस दोष के आधार पर। इस तरह से ये हमें 3 रूपों में जो है दिखाई देते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं शब्द दोष के आधार पर जो है। पहला है इसमें श्रुति कटुत्व। श्रुति अथवा सुनने में जो वर्ण यानी ट वर्ग अथवा शब्द कटु लगे, अर्थात जो कानों में खटके, उनके कारण काव्य में श्रुति कटुत्व दोष होता है। श्रृंगार, करुण और शांत रस में इस प्रकार के कठोर वर्णों के प्रयोग के उद्वेग कर अथवा दोषजनक माने जाते हैं, किंतु वीर, रौद्र और भयानक रस में वे गुण बन जाते हैं। इसका हम उदाहरण देखते हैं। श्रुति कटुत्व का जो है उदाहरण है, पहला उदाहरण है इसका, लटक लटक लटकत चलत, डटत मुकुट की छाह, चटक भर्यो नट मिल गयो, अटक बटक बट माह। इसी प्रकार से दूसरा उदाहरण है, चक्की चक्की पिय सामुहे, लक्ष्य लक्ष्य यह रूप। दोनों ही उदाहरणों का हम इस प्रकार से स्पष्टीकरण देख सकते हैं कि उपर्युक्त उदाहरणों में, यानी दोनों ही उदाहरणों में जो शब्द रेखांकित किए गए हैं, जैसे लटकी लटकी, इसके बाद अटक भटक, इधर चक्की चक्की, जितने भी शब्द जो है रेखांकित किए गए हैं उनमें जो है श्रुति कटुत्व दोष व्यंजक है। इसका कारण यह है क्योंकि उनके उच्चारण कानों में खटकते हैं। दोनों उदाहरणों में प्रयुक्त वर्ण श्रृंगार रस के अनुकूल नहीं है। श्रुति कटुत्व दोष को जो है हम दुस्रवत्व दोष भी कहते हैं। दूसरा देखते हैं च्युत संस्कृति दोष। च्युत संस्कृति दोष को देखें तो भाषा अथवा व्याकरण के नियमों के विरुद्ध जहाँ काव्य में अशुद्ध शब्दों का प्रयोग किया जाता है वहाँ च्युत संस्कृत दोष माना जाता है। च्युत संस्कृति दोष का जो है अब हम उदाहरण देखते हैं। इसका पहला उदाहरण है, इस निराशता को छोड़ो, तुम आशा से लो काम।
दूसरा उदाहरण है मरम वचन जब सीता बोला। इनमें ये दोष किस प्रकार से है, इसको हम इन पंक्तियों के माध्यम से देखते हैं स्पष्टीकरण से कि उपर्युक्त उदाहरणों के रेखांकित शब्दों यानी निराशता और सीता बोला शब्दों का यानी उदाहरण में जो रेखांकित शब्द हैं उन वाक्यांशों में व्याकरण के नियमों का उल्लंघन हुआ है, अतः इनमें च्युत संस्कृत दोष है। अब ये किस प्रकार से व्याकरण के नियमों का उल्लंघन हुआ है, इसको हम देखते हैं कि इधर जो है ये प्रयुक्त अशुद्ध रूप है जो इसमें प्रयुक्त हुआ है और इसका जो है शुद्ध रूप इसके सामने है। निराशता जो यहाँ पर प्रयुक्त हुआ है शब्द जो है इसका शुद्ध रूप जो प्रयुक्त होना चाहिए था वो था निराशा, और सीता बोला इसका शुद्ध रूप जो है जो यहाँ सीता बोला शब्द आया है इसके स्थान पर जो है सीता बोली, क्योंकि सीता स्त्रीलिंग है तो यहाँ पर बोला शब्द जो है नहीं आएगा, इसलिए यहाँ पर जो है हमें ये दोष देखने को मिलता है। अब तीसरा देखते हैं अप्रयुक्तत्व दोष। अप्रयुक्त का अर्थ है जिसका प्रयोग न किया जाता रहा हो, ये हमें शब्द से ही स्पष्ट हो रहा है। ऐसे अनेक शब्द हैं जो व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध तथा कोश सम्मत यानी डिक्शनरी के अनुसार कोश सम्मत हैं, किंतु काव्य रचना में उनका प्रयोग तथा प्रचलन न होने के कारण उनकी अर्थ प्रतीत में बाधा आती है। ऐसे शब्दों का प्रयोग अप्रयुक्तत्व दोष कहलाता है। इसका हम उदाहरण देखते हैं। पहला इसका उदाहरण है ये 1 नंबर पर, पुत्र जन्म उत्सव समय स्पर्श कीन बहु गाय। रेखांकित शब्द क्या है इसमें, स्पर्श कीन। इसका स्पष्टीकरण देखते हैं कि किस प्रकार से जो है इसमें ये दोष आया है। इस पंक्ति में रेखांकित स्पर्श शब्द का प्रयोग यहाँ छूने अर्थ में न होकर दान के अर्थ में हुआ है, जो व्यवहार में अप्रचलित है, इसका प्रयोग नहीं होता है। अतः इस पंक्ति में स्पष्ट रूप से जो है अप्रयुक्त दोष जो है हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। अब हम 4 नंबर पर देखते हैं असमर्थत्व दोष। जहाँ ऐसे शब्द का प्रयोग किया जाए जो अपने उपयुक्त व सुसंगत अर्थ का बोध कराने में असमर्थ हो, वहाँ असमर्थ दोष होता है। इसका उदाहरण देखते हैं। खुल गए छंद के बंध प्रास के रजत पाश, अब गीत मुक्त और युगवाणी बहती आयास। उपर्युक्त छंद की प्रथम पंक्ति में प्रयुक्त प्रास जो रेखांकित किया गया है ये शब्द प्रास शब्द अनुप्रास का तथा द्वितीय पंक्ति में आयास जो आयास शब्द आया है रेखांकित है। आयास शब्द अनायास का अर्थ देने में असमर्थ है, यानी उसकी स्पष्टता जो है नहीं हो पा रही है। अतः इनके प्रयोग में असमर्थत्व दोष स्पष्ट रूप से हमें परिलक्षित होता है। इसके पश्चात हम देखते हैं 5 नंबर पर ग्राम्यत्व दोष। ग्राम्यत्व दोष किस प्रकार से होता है, इसको देखें कि जहाँ शिष्ट समाज में प्रयुक्त किए जाने योग्य शब्दों के बदले जो असभ्य और गंवार शब्द हैं उनका प्रयोग किया जाए।
वहाँ ग्रामत्व दोष होता है। उदाहरण देखते हैं। पहला उदाहरण देखते हैं। पड़े झटोले पै रहे, नींद न आई रात। इस पंक्ति में जो झटोले शब्द है वो सुसंस्कृत और सभ्य समाज के द्वारा नहीं किया जाता है। इसका प्रयोग जो सभ्य लोग हैं, शिक्षित लोग हैं, इस झटोले शब्द का प्रयोग वो नहीं करते हैं, अपितु इसका प्रयोग गंवारू भाषा का व्यंजक समझा जाता है। यानी जो अशिक्षित लोग हैं वही इसका जो है प्रयोग करते हैं। अतः यहाँ ग्राम्यत्व दोष है। दूसरा इसका उदाहरण है। लीलने को देखो गर्जमान पारावार है। यानी पारावार समुद्र के लिए आता है शब्द जो है। लीलने को देखो, लीलना किसको कहते हैं? निगल जाना। लेकिन उसको हम शुद्ध शब्दों में कहते तो निगल जाने को भी कह सकते थे, लेकिन यहाँ पर जो है वही ग्रामीण का भाव जो है और अशिक्षा के भाव के अनुसार यहाँ पर जो है, यहाँ गर्जमान के साथ साथ जो है यहाँ लीलने शब्द का प्रयोग किया है, जो स्वाभाविक रूप से ग्राम्यत्व दोष को अपने अंदर समाहित रखता है। इस तरीके से जो है आज हमने काव्य दोषों की चर्चा की और जिसमें जो है हमने मुख्य रूप से जो है आज 5 काव्य दोषों पर अपनी चर्चा की है। आगे वाले व्याख्यान में जो है हम फिर अन्य शब्द दोषों के विषय में जो है चर्चा करेंगे। धन्यवाद।